नमस्कार। विवाह के विनोद में आज मैं फिर इस रूबरू हुआ आपसे आज के सर्वाधिक महत्वपूर्ण चर्चित विषय पर अपने विचार आपके साथ शेयर करने। जी हाँ, एक महत्वपूर्ण घटना विकास क्रम में पिछले दिन बंबई उच्च न्यायालय के नागपुर पीठ ने नक्सलियों से संबंध के आरोप में गिरफ्तार और पिछले 7 वर्षों से जेल में रह रहे दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जीएन साई बाबा को अन्य 5 को रिहा कर दिया। एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना विकास क्रम है। नक्सली गतिविधियों कि पिछले कुछ वर्षों में महाराष्ट्र के गढ़चिरौली इलाके में और अन्य क्षेत्रों में नक्सलवाद का जो विस्तार हुआ उसे देखते हुए सरकार की ओर से, सरकारी एजेंसियों की ओर से जो कार्रवाइयां की जाती रही हैं, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई, कुछ मुठभेड़ हुए, बहुत सारे नक्सली मारे गए और उसी क्रम में प्रोफेसर साई बाबा के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही थी। हालांकि इस मामले में तथ्य यह है कि जब नक्सलियों के खिलाफ सरकारी एजेंसियां कार्रवाई कर रही थी, 2013 में अनेक गिरफ्तारियां हुई। उसके बाद 2015 में साई बाबा ने स्वयं समर्पण कर दिया था, सरेंडर किया था, ये तथ्य। लेकिन उन पर जो आरोप लगे थे आतंक को बढ़ावा देने के, कानून के खिलाफ काम करने के, इसे देखते हुए गढ़चिरौली सत्र न्यायालय ने उन्हें दोषी करार देते हुए जेल की सजा दी थी, उम्र कैद की सजा सुनाई। ध्यान रखें, उन्होंने समर्पण किया। उसके बाद जब मामला चला तो गढ़चिरौली सत्र न्यायालय ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई थी और वो जेल में थे। इस आदेश के खिलाफ बंबई उच्च न्यायालय की में अपील की गई और उसको नागपुर खंडपीठ में सुनवाई हुई थी और उसका फैसला कल है। आदेश में उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। उच्च न्यायालय का कहना है कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई आवश्यक है, लेकिन इसमें कानूनी प्रक्रिया को अधूरा नहीं छोड़ा जा सकता। यह महत्वपूर्ण है। अर्थात सरकारी एजेंसियां जल्दबाजी में कुछ कदम उठाती हैं जो बाद में न्यायालय में, अदालत में टिक नहीं पाती। ऐसे अनेक दृष्टांत हमारे सामने मौजूद है। यह एक चेतावनी है सरकारी एजेंसियों के लिए, बल्कि उनके लिए एक महत्वपूर्ण इशारा भी है कि कानून के अंतर्गत, ध्यान रहे, देश में कानून का शासन है, इसके खिलाफ कोई नहीं आ सकता। तो जो कुछ भी कदम सरकारी एजेंसियां जांच से उठाएं वो कानून के अंतर्गत। जल्दबाजी में कदम उठाने से जो हालात देखे जाते हैं, बहुत सारे मामले चलते हैं, सजा कितने प्रतिशत की होती है मामूली? लगभग 90% लोग बरी हो जाते हैं अदालतों से, और इसका सबसे बड़ा कारण यही है, जल्दबाजी में सरकारी एजेंसियों द्वारा कदम उठाना है और मामले की तह तक जाने के लिए जो गंभीरता दर्शाई जानी चाहिए थी, जिन कानूनी प्रक्रियाओं को अपनाया जाना चाहिए था, उस पर अमल नहीं करना। इस मामले में भी यही हुआ। बंबई उच्च न्यायालय की जो टिप्पणी है, यही टिप्पणी है कि कानूनी प्रक्रिया को अधूरा कैसे छोड़ सकते हैं आप। और शायद यही कारणों की इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय में महाराष्ट्र सरकार गई, लेकिन तत्काल सुनवाई से सर्वोच्च न्यायालय ने इनकार कर दिया। अब सवाल ये उठता है
कि जिस नक्सलवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने की आवश्यकता पर बार बार बल दिया जाता है, यह दोहराना ही होगा कि नक्सली गतिविधियों का दुष्परिणाम सर्वाधिक देश की युवा पीढ़ी पर पड़ता है। वो भ्रमित होते हैं, उन्हें गलत मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया जाता है, वे हिंसा का सहारा लेते हैं, वे हथियार उठा लेते हैं। कई ऐसी घटनाएं हुई हैं। इस मामले में गिरफ्तारी के बाद जो पूछताछ में जो सामने बातें आई, उसे भी ऐसा लगता है कि कोई एक विशेष वर्ग है जो नक्सलवाद का सहारा लेकर नक्सलवाद के नाम पर समाज में अराजकता पैदा करना चाहता है, देश में अराजकता पैदा करना चाहता है। एक ऐसा यह शब्द हो गया है नक्सलवाद, एक घृणित शब्द हो गया है जिससे लोग दूर रहना चाहते हैं। लेकिन जो बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहा है युवा वर्ग, युवा पीढ़ी, अपने लिए कोई स्थान चाहता है समाज में, अपने लिए कोई वो लक्ष्य निर्धारित करना चाहता है, ऐसा एक बहुत विशाल वर्ग है। और इस स्थिति का लाभ समाज में, देश में अराजकता पैदा करने वाले जो तत्व है, दुर्भाग्य से उसमें अनेक शिक्षित तत्व हैं। प्रोफेसर साईं बाबा उनमें से एक है। युवा पीढ़ी, उन पर आरोप है युवा पीढ़ी को भ्रमित कर उन्हें गलत मार्ग पर ले जाने के लिए प्रेरित करना, उन्हें हथियार उठाने के लिए प्रेरित करना, उन्हें हिंसा का सहारा लेने के लिए प्रेरित करना। इससे देश में अराजकता ही फैलेगी और जो देश के विकास के लिए जो आधार स्तंभ है हमारी युवा पीढ़ी, उसे गलत रास्ते पर डाल करके पूरे के पूरे देश के विकास की प्रक्रिया को बाधित करने का यह षड्यंत्र है। प्रोफेसर साईं बाबा उसके अपराधी है। उन पर ऐसे आरोप लगे जिस पर कि सत्र न्यायालय ने उन्हें दोषी ठहराया था। ठीक है, कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ, तकनीकी आधार पर उन्हें उच्च न्यायालय ने रिहा किया है। यह भी सच है कि सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल उस पर सुनवाई से इनकार किया, लेकिन शायद आज ही पुनः उस पर सुनवाई करेगी और हो सकता है कि इस आदेश पर पुनर्विचार करें। लेकिन हमारा जो मानना है, जो हमारी पीड़ा है, वह यह कि युवा पीढ़ी को ऐसे गलत मार्ग अपनाने से कैसे रोका जाए। यह एक बहुत ही बड़ी समस्या है और चूंकि इसका संबंध सीधे सीधे बेरोजगारी से है, शिक्षित बेरोजगार युवक आज मारा फिर रहा है, आज वो भ्रमित हो भटक रहा है, उसे सही दिशा दिखाने वाला न तो कोई मंच है न कोई व्यक्ति है। नेताओं, कथित समाज सुधारकों की भाषणबाजियां अलग हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि व्यवहार के स्तर पर बेरोजगार युवाओं को सही मार्ग पर चलते हुए समाज हित में, देश हित में कदमताल करने की प्रेरणा देने वाले तत्वों का अभाव है। और यही कारण है संभवतः कि विकास के सारे दावों के बावजूद सच्चाई यही है कि जमीनी स्तर पर जिन व्यवधानों से आज समाज के लोगों को जूझना पड़ता है, उसका सबसे बड़ा कारण इन तत्वों का खुला घूमना है। नक्सलवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले तत्व, प्रोफेसर साईं बाबा जैसे तत्व इन व्याधियों का फायदा उठाते हुए समाज को गुमराह करते हैं, युवाओं को गलत रास्ते पर डालते हैं। इन पर अंकुश बहुत ही आवश्यक है और आतंकवाद का जो सहारा, जो ये शब्द बन गया है आजाद, नक्सलवाद और आतंकवाद एक पर्याय बन गए दूसरे के। आतंकवाद से पूरे देश में, समाज में भय व्याप्त होता है, लोग डर जाते हैं।
नतीजा ये होता है कि वो चाह करके भी, अधिकांश लोग चाह करके भी अपना अपेक्षित विकास नहीं कर पाते, उन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते जो सरकार ऐसी गतिविधियों को समाप्त करने के लिए लागू करती है, घोषणाएं करती है। उसका लाभ भी समाज नहीं उठा पाता है। यह एक ऐसी विचित्र स्थिति पैदा कर दी जाती है जो नक्सलवादी तत्वों के हित में जाता है। इस स्थिति का लाभ उठाते हैं अनेक ऐसे स्वघोषित गुरु मार्गदर्शक प्रोफेसर साईं बाबा जैसे पैदा हो जाते हैं जो समाज में अराजकता पैदा करने के लिए युवा पीढ़ी का शोषण करते हैं। उनमें मौजूद अच्छी बातों का दोहन करते हैं, लेकिन वह दोहन अच्छे कार्यों के लिए नहीं हो पाता, समाज के विघटन के कार्यों के लिए होता है। इसे नक्सलवाद कहते हैं। और इससे उत्पन्न जो आतंकवादी समस्याएं हैं उससे निपटने के लिए सरकार विभिन्न स्तरों पर काम तो करती है, लेकिन सर्वाधिक आवश्यक है कि युवा पीढ़ी को सच्चाई से अवगत कराते हुए उनकी सोच में परिवर्तन लाने के लिए उनकी सही दिशा पर ले जाना यह आवश्यक है। योजनाएं बनती हैं, घोषणाएं होती हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा यह दोहराने योग्य व्यवहार के स्तर पर वह युवा पीढ़ी के पास नहीं पहुंच पाती। उन्हें सही मार्ग पर कदमताल करने के लिए प्रेरणा देने की आवश्यकता है। बहुत बड़ा देश है और जिसे कहते हैं जो चीन में हुआ, आबादी की बात करते हैं, विश्व में सबसे बड़ी आबादी वाला देश चीन ने आबादी को ही अपनी विशाल जनसंख्या को अपने विकास का आधार बना लिया। वो विशाल आबादी का रोना नहीं रोया, उन्होंने उसके विकास का आधार बनाया और उन्हें सही दिशा देकर के विकास के मार्ग पर चीन का बहुत बड़ा और बड़ी महाशक्ति के रूप में स्थापित हो चुका है। भारत भी ऐसा कर सकता है। हाल के दिनों में ऐसा देखा गया कि इस सोच पर काफी काम, भारत की जनसंख्या का सकारात्मक उपयोग करते हुए विकास की दिशा में आगे बढ़ने के लिए युवा पीढ़ी को प्रेरित करने की बहुत सारी योजनाएं सामने आई है। जरूरत है ईमानदारी के साथ कुछ व्यक्ति, कुछ वर्ग, कुछ संस्थाएं वो सामने आए और युवाओं की मानसिकता में परिवर्तन लाने का काम करें। फिर देखिए भारत को विकास के मार्ग पर आगे बढ़ते 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 विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। सारी पात्रता हमारे पास मौजूद है। हमारे पास वैसे मस्तिष्क मौजूद है जो विश्व के किसी भी वर्ग को, किसी भी गुट को चुनौती देने में समर्थ है। हमारे पास संसाधन मौजूद है, अपार संसाधन हमारे पास है, सिर्फ उनकी सदुपयोग की आवश्यकता है। और ये तभी होगा जब प्रोफेसर साईं बाबा जैसे अराजक तत्वों को समाज से अलग कर, मैंने कहा कि कानूनी आधार पर, तकनीकी आधार पर यह तो हो गए, लेकिन एक बात जो मैं बार बार दोहराता हूं, मैंने कहा कि कानून बना करके आप किसी के विचारों में परिवर्तन नहीं ला सकते। उसके मस्तिष्क में जो घृणा के बीज पैदा कर दिए गए हैं उसे समाप्त नहीं कर सकते। यह समाज के युवाओं को सही ढंग से शिक्षित कर उन्हें सुनाने के बाद ही संभव है, और यह काम कानून से नहीं होगा। मैंने जैसे कहा कि कुछ व्यक्ति, बहुत सारे लोग उपलब्ध हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं, सरकार भी उन्हें मदद करती है। यह चुनौती उनके लिए है कि युवाओं का सही मार्गदर्शन करें ताकि नक्सलवाद जैसा घृणित शब्द इतिहास के पन्नों में कैद होकर रह जाए। इसकी आवश्यकता नहीं पड़े। आतंकवाद को पाताल में
गाड़ दिया जाए, वो भी इतिहास के पन्नों में कैद होकर रह जाए। यह नक्सलवाद या आतंकवाद, इसे भारत देश स्वीकार नहीं कर सकता, भारत के युवा स्वीकार नहीं कर सकते, कोई शासक स्वीकार नहीं कर सकता। फिर विलंब क्यों, सभी एकजुट हो जाए और एक ऐसा वातावरण का निर्माण करें जिसमें मैंने जैसे कहा नक्सलवाद और आतंकवाद का कोई स्थान नहीं हो। युवा शक्ति का सदुपयोग करते हुए उन्हें चुनौती दे, उन्हें इतिहास के पन्नों में कैद कर दे, और फिर देखिए भारत आगे बढ़ता बढ़ता एक दिन पूरे विश्व का मार्गदर्शक बनकर रह जाएगा। इसे कोई रोक नहीं सकता। अभी जो संदर्भित विषय साईं बाबा की रिहाई का है, जिसमें कानूनी पहलू है, यह भी एक कानून के विद्यार्थियों के लिए चुनौती है, सरकारी एजेंसियों के लिए चुनौती है कि वे स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं का ईमानदारी के साथ, गंभीरता के साथ पालन करें, ताकि किसी साईं बाबा को रिहा करने के लिए उच्च न्यायालय बाध्य नहीं हो। जी हाँ, बाध्यता उनकी है, चूंकि कानून उनके सामने है, वो कानून की प्रक्रिया को अधूरा छोड़ने को तैयार नहीं। ये सही भी है, क्योंकि जिस दिन कानून की प्रक्रियाएं अधूरी छोड़ी जाने लगेंगी, समाज को न्याय नहीं मिलेगा। न्याय मंदिर पर संदेह प्रकट किए जाने लगेंगे, सवाल या निशान लगेंगे, और ऐसा दिन लोकतंत्र की समाप्ति की शुरुआत होगी। इसे कोई स्वीकार नहीं करेगा। अतः बंबई उच्च न्यायालय ने जो टिप्पणी की है न्याय की अधूरी प्रक्रिया को लेकर के, उस पर संबंधित सरकारी विभाग, सरकारी एजेंसियां गंभीरता से विचार करते हुए तत्काल संशोधन करें, ताकि फिर दोहरा दूं कि एक साईं बाबा या अन्य कोई ऐसी अधूरी प्रक्रिया का सहारा लेकर रिहा होकर समाज में फिर वैसे ही आतंकी नक्सली गतिविधियों में लिप्त होकर हमें आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश न कर सके। धन्यवाद।